हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाली हूँ जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपको कवर करा रही हूँ वो 101% आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। सो गाइज, आप लोग आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा गाइज, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये जो क्वेश्चन पेपर आप राइट नाउ यहाँ देख रहे हैं ये प्रोवाइड किया था, एंड दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड किया था जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो 2 वीडियो हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, उनकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति के बारे में। बेसिकली गाइस, तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हम जब बात करते हैं, तो गाइस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले कि बेसिकली तुलनात्मक राजनीति का नेचर किस तरह का होता है। गाइज, इससे पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति की डेफिनेशन और एक इंट्रोडक्शन बताया था। तो गाइज, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप लोगों को वो वीडियो चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी एंड मैं भी उसकी लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी होती है। सो गाइज, चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। आज तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल विभिन्न सरकारों की तुलना मात्र से ही माना जाता था, परंतु अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ करके तुलनात्मक अध्ययन को नई दिशा देने का प्रयास किया। उसके बाद हेरोडोटस ने भी तुलनात्मक राजनीति का विकास किया, लेकिन उनका अध्ययन केवल राजनीतिक संस्थानों, उनके ढांचे, सरकार तक ही सीमित रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया। अब इसमें राजनीतिक संस्थानों के ढांचे व कार्यों के साथ साथ गैर राजनीतिक समुदायों तथा निजी संस्थानों व उनके व्यवहारों का भी अध्ययन आवश्यक हो गया। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचे का ही अध्ययन न करके बल्कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी बदल चुकी है। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद का उभरना भी स्वाभाविक ही है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधित 2 मत प्रचलित हैं। सो गाइज, बेसिकली अगर हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब हम बात करना शुरू करते हैं, सो गाइज प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति का मतलब सिर्फ इतना माना जाता था कि जो विभिन्न सरकारें होती हैं उनकी तुलना करना। लेकिन गाइस, जो हमारे एक बहुत बड़े बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे अरस्तु, उन्होंने इसको एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसको एक नई दिशा देने का उन्होंने प्रयास किया। तुलनात्मक राजनीति को एक नई दिशा देने के प्रयास में उसके बाद जो एक और विद्वान आए वो थे हेरोडोटस। गाइस, हेरोडोटस एक बहुत मशहूर राजनीतिक विद्वान हैं जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया, तुलनात्मक राजनीति के बारे में और भी ज़्यादा स्टडी करना शुरू किया। लेकिन हेरोडोटस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम केवल राजनीतिक संस्थानों, उनके ढांचों और सरकार तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में बदलाव आया। अब ये बदलाव ये था कि इसके अंदर अब राजनीतिक संस्थानों के ढांचे के साथ साथ गैर राजनीतिक संस्थानों के ढांचे
और समुदाय तथा निजी संस्थानों के व्यवहारों के बारे में भी अध्ययन किया जाने लगा। और इस तरह से तुलनात्मक राजनीति के अंदर अब न केवल राजनीतिक शासन के ढांचे का अध्ययन होता था, बल्कि जो गैर राजनीतिक सिद्धांत थे, आदर्श थे, व्यवहार थे, उनका भी अध्ययन किया जाने लगा। तो इसलिए गाइस, जब हम आज के समय में तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो आज के समय में तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल गया है। उसके अंदर अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन आ गया है। तो इसलिए गाइस, जो विभिन्न विभिन्न विद्वान हैं उनके जो मतभेद होने लगे हैं तुलनात्मक राजनीति को लेकर, उनके बीच में मतभेद होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर हमें केवल राजनीतिक यानी कि हमें केवल सरकारी संस्थानों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना ये है कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर हमें राजनीति से रिलेटेड जितने भी हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करना चाहिए। सो गाइस, इस तरह से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई एम श्योर गाइस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस, हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली गाइस, जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं और उसके अध्ययन की बात करते हैं, उसके नेचर की बात करते हैं, सो गाइस नेचर को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति के हमारे पास दो मत हैं। अब हम इन दोनों मतों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मत बहुत इंपॉर्टेंट है तुलनात्मक राजनीति के लिए, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। सो गाइस, चलिए फटाफट से हम देखते हैं हमारे दोनों पॉइंट्स को। सो गाइस, सबसे पहला मत जो दिया जाता है तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड, वो है हमारा तुलनात्मक राजनीति एक लंबतामक या अनुलंबतामक तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। सो गाइज, इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो गाइज इस पॉइंट के अंदर क्या बताया जाता है उसको देखेंगे। बेसिकली गाइज ये पॉइंट थोड़ा सा पुराना है, इसके अंदर जो थोड़े से पुराने थिंकर्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। और जब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है हमारा तुलनात्मक राजनीति का अनुप्रास्थ या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। सो गाइज, आप लोगों को दोनों ही पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि गाइज आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गाइज हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाए। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि तुलनात्मक राजनीति के अनुप्रास या क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन के बारे में हमें बताइए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति के लंबतामक अध्ययन के बारे में हमें बताइए। तो गाइस, आप लोगों से इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में भी और पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में भी। तो गाइस, आप लोगों को दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है एंड अच्छे से समझना है। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से हमारे पॉइंट फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा पॉइंट फर्स्ट है लंबतामक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। सो गाइस, जब हम लंबतामक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो इस धारणा के समर्थकों का मानना है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों और इनके प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण है। सो गाइस, जब हम लंबतामक तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो इसके जो मानने वाले हैं, यानी कि इसके जो समर्थक हैं, उनका मानना यह है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों, यानी कि राष्ट्रीय सरकार एवं स्थानीय सरकार, इनके प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण है। तो गाइज, इन लोगों का मानना यह है कि जब हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि हम जब लंबतामक तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम केवल एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। सो गाइज, आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। गाइज, अब हम फटाफट से देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें बताया गया है कि इस विचारधारा को मानने वालों का कहना है चूँकि क्षैतिज सरकार अनेक होती हैं, इसलिए राष्ट्रीय सरकारों की उनसे राजनीतिक प्रक्रिया तथा संस्थानों के संदर्भ में तुलना करके उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सो गाइस, सेकंड पॉइंट के अंदर ये बोला जा रहा है कि जब हम एक देश की बात करते हैं, एक कंट्री की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो स्थानीय सरकार होती है, यानी कि जो स्टेट लेवल की सरकार होती है, वो बहुत सारी होती है, लेकिन जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो एक ही होती है।
तो इस तरह से जब हम राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार की तुलना करते हैं तो हम इस तरह से एक उपयुक्त निष्कर्ष निकाल सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। सो गाइज ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। गाइज हमारे थर्ड पॉइंट के अंदर कहा गया है कि इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की विभिन्न सरकारों की अनुलंब तुलना है, इसलिए वे एक ही देश की विभिन्न सरकारों की तुलना विभिन्न स्तरों पर करने पर जोर देती है। लेकिन गहराई तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र से देखा जाए तो उनकी ये तुलना सतही स्तर पर ठीक प्रतीत होती है। सो गाइज यहाँ पे कहने का मतलब ये है थर्ड पॉइंट के अंदर कि जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, अभी हमने ऊपर कहा कि हम एक ही देश के अंदर विभिन्न जो सरकारें होती हैं उनकी तुलना करते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा गहराई में देखते हैं तो हमें ये चीज़ ठीक लगती है कि हाँ इस तरह से तुलना की जा सकती है। लेकिन जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ असमानताएं देखने को मिलेंगी जो कि आगे के पॉइंट में आपको समझ आएंगी। गाइस आगे के पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अधिक व्यापक अध्ययन व विश्लेषण से राष्ट्रीय व प्रादेशिक सरकारों में समानताओं के बजाय असमानताएं अधिक दिखाई देती हैं। गाइस हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है कि तुलना करने पर इनमें आर्थिक संसाधनों, नियमों व शक्तियों की समानता ही प्रतीत होती है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रीय सरकार के पास आर्थिक साधन अधिक होते हैं, इसलिए आर्थिक साधनों की समानता मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं। गाइस हम जब बात करते हैं एक ही देश के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट को कंपेयर करने की, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इनके बीच आर्थिक संसाधनों, नियमों और शक्तियों की समानता है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखते हैं, यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्रीय सरकार के पास अधिक आर्थिक संसाधन होते हैं, जबकि जो एक स्टेट लेवल की सरकार होती है, एक स्थानीय सरकार होती है, उसके पास जो आर्थिक साधन होते हैं वो कम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आर्थिक साधन जो है वो केवल देखने के लिए है, व्यवहारिकता में नहीं है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे 6 पॉइंट की तरफ। गाइज 6 पॉइंट के अंदर हमें बताया गया है कि इसी तरह नियमों में भी समानता की अपेक्षा असमानता ही अधिक होती है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार नियमों के पीछे शक्ति का तत्व प्रभावी रहती है। राष्ट्रीय सरकार संप्रभु होने के नाते स्थानीय सरकार से अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए राष्ट्रीय सरकार व स्थानीय सरकार के नियमों में समानताओं की बजाय असमानता ही अधिक दिखती है। तो गाइस जब हम स्थानीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार की बात करते हैं तो हम जब उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके बीच में क्या क्या नियम है, किस तरह के नियम है। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ दोनों के लिए सेम ही नियम है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एक जो राष्ट्रीय सरकार होती है उसके पास अधिक पावर होती है, वो संप्रभु होती है, यानी कि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब हम एक स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल होता है हमारी राष्ट्रीय गवर्नमेंट का। तो गाइज इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा संप्रभु नहीं होती, वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकती। तो गाइज हमारे 6 पॉइंट के अंदर यही समझाया गया है। गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार शक्ति के कारण राष्ट्रीय सरकार के पास उत्पीड़न का तत्व होने के कारण वे स्थानीय सरकार से अधिक प्रभावशाली होती है। इस प्रकार इन तीनों समानताओं की अपेक्षा असमानता अधिक दिखती है। गाइज अगर हम कंपेयर करें शक्ति के मामले में एक राष्ट्रीय सरकार को और एक स्टेट गवर्नमेंट को, तो गाइज स्थानीय सरकार जो होती है उसके पास जो शक्तियाँ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, यानी कि कम होती हैं, जबकि एक राष्ट्रीय सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो केंद्र सरकार है वो अधिक पावरफुल है, लेकिन वहीं पर अगर हम एक राज्य सरकार को देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी चीज़ों को उसको करने की परमिशन नहीं है। तो गाइज इस तरह से आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। गाइज हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 8। सो गाइज पॉइंट नंबर 8 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रीय व स्थानीय सरकारों में पाई जाने वाली समानताएं सतह ही है, इनकी सहायता से इनकी प्रकृति तो समझी जा सकती है, लेकिन कोई सामान्यीकरण नहीं निकाला जा सकता। सो गाइज इस तरह से बोला जाता है कि अगर हम राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में तुलना करते हैं तो हमें उनकी जो
प्रकृति है वो तो समझ आ जाती है, लेकिन हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। तो इसी वजह से गाइस ये जो विचारधारा है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें वीक लगती हुई नजर आती है। कौन सी विचारधारा? लंबतामक विचारधारा। तो गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है इन दोनों विचारधाराओं को। गाइस हमारा 9th पॉइंट है। 9th पॉइंट के अंदर हमें बताया गया है कि लंबतामक तुलना संस्थानों के औपचारिक अध्ययन के लिए तो सहायक हो सकती है, लेकिन राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकता का ज्ञान इससे नहीं हो सकता। यानी कि गाइस जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारे फर्स्ट व्यू जो दिया गया है तुलनात्मक राजनीति को लेकर, जिसे हम लंबतामक कहते हैं, तो गाइस इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो हमें संस्थानों के औपचारिक अध्ययन तो कर लेते हैं। इसके थ्रू हमें ये तो पता चल जाता है कि बेसिकली क्या चल रहा है एक कंट्री के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक व्यवहार की क्या वास्तविकता है एक कंट्री की, तो गाइस इस वाले पॉइंट से उसको पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम एक देश के राजनीतिक व्यवहार के बारे में पता नहीं कर सकते लंबतामक अध्ययन से। सो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी। गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे 10 पॉइंट की तरफ। सो गाइस हमारा पॉइंट नंबर 10 है कि अंत में लंबतामक तुलना से तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को वास्तविक रूप में समझना असंभव है, इसलिए लंबतामक तुलना की धारणा आज मान्य नहीं है। सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लंबतामक ये जो पॉइंट है, ये जो व्यू है, इससे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो गाइज इसीलिए आज इस विचारधारा को मान्यता नहीं मिली हुई है। तो गाइज आप लोगों को इस वाले पॉइंट को इस तरह से ध्यान रखना है। गाइज यहाँ पे मैंने आप लोगों को जिस तरह से पॉइंट लिखकर दिखाए हैं, इसी तरह से आपको आपके एग्जाम में भी लिखना है। इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज अपने आंसर को प्रेजेंट करना है अपने एग्जामिनेशन में। सो गाइज ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, गाइज ये वाला पॉइंट मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट फर्स्ट बताया वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा गाइज आप लोगों के लिए मैं बैक टू बैक वीडियोज़ लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।